बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और उस दिन की जुड़ी खबरों के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स की हमेशा से कोशिश और ख्वाहिश होती है कि जो इशूज़ हैं, जो रेलिवेंट इशूज़ हैं, जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, उसकी मुनासबत से हम अपने शो को तरतीब दें। और हमारे शो की एक और बड़ी ख़ास खुसूसियत यह है कि हमारे जो के गेस्ट होते हैं उनकी उस दिन के लिहाज से कोई रेलेवेंसी होती है, उस इशू के लिहाज से कोई रेलेवेंसी होती है, उस दिन बना गए कोई रिकॉर्ड के लिहाज से कोई रेलेवेंसी होती है और कोई ना कोई जो उनका रेलिवेंट उनकी प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से उनको हम अपने शो में मदऊ करते हैं। और आज के दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री का एक तारीखी दिन था, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो कभी नहीं टूटने के लिए बनते, क्योंकि वन नंबर वन ही होता है। दुनिया वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली हैट्रिक स्कोर की जलालुद्दीन साहब ने 20 सितंबर सन 1982 को न्याज स्टेडियम हैदराबाद में, और ये वो रिकॉर्ड है जो कभी भी नहीं टूट सकेगा, क्योंकि उसके बाद कई हैट्रिक्स हुई हैं लेकिन जो पहली हैट्रिक है वो पहली है। और आज हम उसी हैट्रिक को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं और यहाँ बड़े ब्लेस अपने आप को फील कर रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं हैट्रिक करने वाले फर्स्ट हैट्रिक टेकर जनाब जलालुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपने याद ताज़ा कर दी। आपसे बातें करते थे इस मैच के हवाले से, क्या हुआ पहले जरा एक नजर डालते हैं इस मैच की समरी पर, जहां जलाल भाई की बॉलिंग का ऑस्ट्रेलियन टीम सामना नहीं कर सकी थी और क्या हुआ था, जरा इस पर भी बात करेंगे कि इस मैच की कुछ यादें हैं जलाल भाई के पास कि जहां पर 229 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहसिन हसन खान साहब ने कि जो अक्सर हमारे शोज का हिस्सा भी होते हैं 104 रन की इनिंग खेली। ग्रेट मियादाद ने 31 रन बनाए, मुदस्सिर नजर ने 28 रन की इनिंग खेली, टेरी ऑल्डरमैन 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे और जवाब में मैच 170 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 विकेटों के नुकसान पे 52 रन की इनिंग थी ग्रैम वुड की, और ब्रूस लियर्ड जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे उनके 44 रन थे। जलालुद्दीन भाई ने 4 विकेटें हासिल की, तौसीफ भाई ने 3 विकेटें हासिल की और मोहसिन खान ने भी इस मैच में बॉलिंग की और 1 विकेट हासिल की। और ये तीनों जो विकेट टेकर हैं ये तीनों ही हमारे शोज़ का हिस्सा बनते रहे। जलाल भाई कभी अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद होते हैं और पाकिस्तान जब आते हैं तो हम इनका बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमेशा हमारे शो को ये इज्जत बख्शते हैं और अपनी प्रेजेंस यहाँ पे शो करते हैं। इसके अलावा तौसीफ भाई को तो आप देखते ही रहते हैं और मोहसिन भाई भी हमारे शोज़ का हिस्सा बनते हैं। तो बड़ा तारीखी मैच था ये कि जिसमें जी टीवी के तीनों जो गेस्ट थे वो मौजूद थे। जलाल भाई सबसे पहले तो ये पहली हैट्रिक, जब भी हैट्रिक की बात होती है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तो ये आपकी हैट्रिक हमेशा से याद आती है। बुखार में आप ये मैच खेले थे? नहीं, बुखार में तो नहीं खेला था। बेसिकली मैं ओरिजिनली टीम में नहीं था और लेटली यानी कि समझे मैचेस वाली शाम जो है उससे पहले वाली शाम उसमें मेरे को मैं इंक्लूड हुआ। इमरान खान ने रिफ्यूज़ कर दिया खेलने से क्योंकि वेदर बहुत हॉट था, वो इंग्लैंड से लेट आए थे। तो एक अचानक चांस मिला इस मैच में। वैसे तो मैं उस प्रैक्टिस कैंप में और सब जगह मौजूद था, मगर जब टीम अनाउंस हुई फॉर द वनडे उसमें मैं नहीं था और लकीली ये चांस मिला और उसको मैंने अवेल करा। और हैट्रिक तो होती लक की वजह से, आप ये तो कह नहीं सकते कि आप हैट्रिक करेंगे, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी रही। 4 विकेटें भी ली और इंक्लूडिंग हैट्रिक। तो अच्छा, जब लास्ट बॉल करने के लिए आप दौड़ रहे थे उस वक्त क्या आपकी फीलिंग थी? आपको लग रहा था कि हैट्रिक कर लेंगे, कि आपका रिदम इतना अच्छा था? क्योंकि अमूमन होता है कि जब हैट्रिक बॉल होती है तो बॉलर थोड़ा सा विवर्ड हो जाता है। नहीं, उसमें जो सिचुएशन ऐसी थी कि देखिए हैट्रिक तो कोई कह के कर नहीं सकता। हाँ, अपनी कोशिश पूरी करता है और एफर्ट्स पूरी देता है, मगर ये था कि वो चेस कर रहे थे बॉलिंग जिसमें मैं कर रहा था, सेकंड स्पेल था, बॉल काफ़ी मूव हुआ उस स्पेल में ना, तो वो एक एडवांटेज था मुझे। और टेल शुरू हो चुकी थी, आपने देखा जैसे कि हैट्रिक में जेफ लॉसन बोल्ड हुए, तो कोशिश थी, इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा था, बॉल मूव हो रही थी, टेल आ चुकी थी, तो चांसेस बहुत बढ़ गए थे। और सबसे बड़ी बात है कुदरत आपकी किस्मत में ये ज़बरदस्त तकदीर आपकी जो है वो बना चुकी थी कि आपका नाम हमेशा जो है वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की हैट्रिक टेकर में हमेशा सरे फहरिस्त रहेगा, क्योंकि नंबर वन ही होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कराची के महल वकूफ़ से जानते हैं और उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनको मालूम है कि जब हैदराबाद से जब कोई बस कराची आती है तो सोराब बोर्ड पे मेन स्टॉप है, वहाँ पर लोग उतरते हैं, फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। हैट्रिक करने के बाद आए और इसके बाद क्या हुआ था? आपको बस से रक्शे से ज्यादा पड़ा था? नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ओरिजिनली तो टीम में था नहीं ना। टीम तो आई थी होटल से और क्योंकि अगला टेस्ट मैच कराची में था इस वनडे के बाद और मैं लेटली इंक्लूड हुआ, तो ये उस वक्त जो टीम हैदराबाद गई थी बाय प्लेन गई थी, फोकर में हम गए थे बैठ के, मगर जब वापस आ रहे थे तो अब बाय रोड आए थे हम। और क्योंकि बाकी टीम अब जा रही थी, हम जैसे करीब आ गए सोराब गोट से, तो
मैं अंदर से तो ये खुश था कि शायद अब मैं टीम का हिस्सा बन जाऊंगी, टेस्ट मैच का हिस्सा बनूंगा। तो मैंने, क्योंकि उस वक्त इंतखाब आलम जो थे वो कोच थे, उस वक्त भी वो कोच थे। हाँ, वो हमेशा हम सारी जिंदगी वो क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे। तो मैंने पूछा इसीलिए कि मैं शायद अब मुझे भी होटल शिफ्ट कर दे। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब मैं तो होटल में नहीं था, तो मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा आप घर जाएं। तो उस दौरान तकरीबन हम करीमाबाद पहुंच गया था मैं, बस तो मैंने वहीं बस पे हाथ मारा, मैंने भाई रोको, वहीं उतरा। और उस जमाने में कोई इतने बड़े बड़े बैग होते नहीं थे, मेरे पास छोटा बैग था और रिक्शा खड़ा था, मैं रिक्शा में बैठा और घर चला गया। तो ये अंजाम हुआ हैट्रिक देखिए आप, ये दुनिया क्रिकेट की पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले जलालुद्दीन साहब जो है वो बस से उतर के रक्शे में अपने घर पहुंचे। और आज के खिलाड़ी इस बात का रोना रहते हैं कि उनको सहूलियात मैसर नहीं है, हालांकि हर मुमकिन सहूलत उनको मैसर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारे हीरोज़ हैं इनकी हमें कदर करनी चाहिए और इन हीरोज़ के तारीखी कारनामों को हमें आज की नस्ल को बताने के लिए याद रखना चाहिए और उनको हमेशा रिवाइव इस मेमोरी को करना चाहिए। आज इस तारीखी हैट्रिक को सेलिब्रेट भी किया गया जनाब, क्योंकि कराची में इस वक्त 40 प्लस का वर्ल्ड कप जारी है और जलाल भाई इस वक्त पाकिस्तान की टीम के कोच भी हैं जो 40 प्लस की टीम है। और इस जो हैट्रिक है उसको सेलिब्रेट भी किया गया, उसकी भी कुछ ग्लिम्सेस आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ उसकी ग्लिम्सेस, ये किस तरह जलाल भाई की जो हैट्रिक है उसको आज सेलिब्रेट किया गया। केक कटिंग सेरेमनी भी हुई जहाँ पे मिसबा भी मौजूद थे, साथ साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं नसीम राजपूत, वो भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ कराची जिमखाना की एक बड़ी मशहूर शख्सियत है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे कि जिन्होंने इस हैट्रिक को जो है वो सेलिब्रेट किया। और जलाल भाई ये जो सेलिब्रेट किया है, पार्टनर भी थे जो कराची जिमखाना में बड़ी मशहूर हर दिल अजीज शख्सियत है, जो तस्वीर में देखा, आई थिंक वही पार्टनर ही है ये। पार्टनर नहीं थे, पार्टनर नहीं थे। अच्छा, भारत और सारे बहुत सारे एजाज फकीर थे। एजाज फकीर साहब है, ये किसी टीम के साथ है एजाज फकीर साहब? एजाज फकीर चीफ सिलेक्टर हैं, ये हमारी जो ओवर 40। अच्छा, ओवर 40 की टीम के चीफ सिलेक्टर है जनाब, पार्ट ऑफ द इस पूरे सेटअप में। अच्छा, तो क्या अब बात कुछ हुई है जब आपकी हैट्रिक केक कटिंग सेरेमनी हुई? तो ज़ाहिर है, बल्कि नसीम राजपूत ने पूछा कि क्या एक्साइटमेंट थी आपकी। मैंने कहा उस वक्त तो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि ना तो मुझे पता था कि पहली हैट्रिक है और ना कभी किस टीम ने सपोर्ट किया। आप वीडियो में भी देखेंगे मैं अकेला ही भाग रहा हूँ इधर उधर। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा, अब जबकि 41st एनिवर्सरी थी तो अब मेरी पहचान भी ये बन गई है, लोग इसी से याद रखते हैं। तो अब मैंने कहा इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं 41वीं इसकी एनिवर्सरी मना रहा हूँ। इतना टाइम गुजर गया मगर अभी तक लोग इसको याद रखते हैं और मैं इससे पहचाना जाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। बिल्कुल सही बात है। और इस हैट्रिक का ताल्लुक, और नसीम गिन की बात करें, नसीम राजपूत हमारे दोस्त हैं, दोनों का बड़ा हैदराबाद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। स्टेडियम में हैट्रिक हुई और हैदराबाद से हमारे दोस्त नसीम राजपूत जो इस आपको फुटेज में भी नजर आ रहे होंगे, उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से ही है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मौजूदा क्रिकेट की बात करेंगे। खास तौर से जलाल भाई एक बड़ा जबरदस्त, जो कि क्वालिफाइड कोच है और कोचेस के कोच हैं, तो एक बड़ा जबरदस्त जो है वो एक प्रोग्राम भी लेकर आए अंडर 15 9 उम्र बच्चों के लिए, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि मैं जलाल भाई से मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम के हवाले से और साथ साथ दीगर जो खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट हेडक्वार्टर से उनके हवाले से। और इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इमरान लतीफ़ साहब, उनसे जानेंगे हम कि क्या तफसीलात है। इमरान, आपको सबसे पहले हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। जानना हम ये चाहेंगे कि जनाब क्या इस वक्त मामला हैं पाकिस्तान की टीम के अनाउंसमेंट के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ जा रही हैं और क्या उसको हतमी शक्ल दे दी गई है? और दूसरा कि क्या अभी फिर खबरें आ रही हैं कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराजगी का इजहार किया है, तो इन दोनों खबरों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्काउट के लिए जो मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक आज चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जो डायरेक्टर है मिकी ऑर्थर, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है उनके साथ तवील मुशावरत हुई। मुशावरत में जो पाकिस्तानी स्पिनर्स की कारकर्दगी थी एशिया कप के दौरान दर्द सर बनी रही। इसके साथ साथ मुतबादिल खिलाड़ियों के नाम पर गौर किया गया, जो खिलाड़ी जख्मी है, बिलखुसूस नसीम शाह के मुतबादिल के तौर पर
पे जमान खान के नाम पर गौर किया गया, इसके साथ साथ हसन अली के नाम पर मुशावरत की गई, जबकि दूसरी जानिब जो साबिक कप्तान है विकेट कीपर सरफराज अहमद को भी शामिल करने के हवाले से या खिलाने के हवाले से भी तमाम अमूर का जायजा लिया गया, उनकी फिटनेस को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक सीजन्स में जो कारकर्दगी है और लीग्स में जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं पाकिस्तानी स्पिनर्स, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जराये का कहना है कि जो स्पिनर है इब्रार अहमद को उनको स्काउट में शामिल करने के हवाले से मुशावरत की गई, जबकि अली भाई आपको बताता रहूँ दूसरी जानिब जो PSL की गवर्निंग काउंसिल का इजलास है वो भी 25 सितंबर को तलब किया गया है। PSL के इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनकी ज़ेर सदारत पहला इजलास हुआ था, जहाँ पे जो PSL फ्रेंचाइज ऑनर है खासे नाला दिखाई दिए, क्योंकि ज़राए का कहना है कि जो PSL 8 के हिसाब किताब है वो अभी तक इन PSL ऑनर्स को नहीं बताया गया। इसके साथ साथ जो वेन्यूज़ की तब्दीली की आरा मुख्तलिफ सामने आ रही थी, उस पर जो PSL फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने, इनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से PSL मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में लौटा है, तो वो चाहते हैं कि जो PSL 9 का जो एडिशन है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो, मगर जो PCB की जानिब से ज़राए का कहना है कि जो तजावीज़ सामने आ रही है जिस पर गौर किया जा रहा है कि मार्च फरवरी में यहाँ पर इलेक्शन भी मुतवक्को हो सकते हैं, इसके साथ साथ तमाम तर इंतजाम करने हैं, तो तमाम इस सूरत हाल को जो हकमी शक्ल देने के लिए 25 सितंबर को PSL की गवर्निंग काउंसिल का भी इजलास तलब किया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, और जो इजलास जारी है, मशवरत हो रही है, तफसील से आपसे ज़रा मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अबरार अहमद को टीम में शामिल करने की बात की जा रही है, और आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो स्पिन जो डिपार्टमेंट था थोड़ा वीक लिंक साबित हुआ एशिया कप में? देखिए, ज़्यादातर अभी हमारे पास जो है ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, राइट आर्म लेग स्पिनर हो, मगर एक अबरार ऐसे हैं जिसे हम आजकल के टर्म में मिस्ट्री बॉलर्स कहते हैं, और टेस्ट से ज़्यादा वो इन शॉर्ट फॉर्मेट में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन को जल्दी रिस्क लेना होता है, चांस लेना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो कि उन्होंने टेस्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की है, मगर वहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैट्समैन के लिए कि वो सरवाइव करने के लिए उसके पास टाइम होता है, और वो चीज़ों को बहुत जल्दी अटैक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब तो टेस्ट क्रिकेट भी उसी पैटर्न में खेलने जाने लगी है, खासतौर से चंटी में। तो इसलिए अगर अबरार अहमद को किया जा रहा है कंसिडर, तो बहुत अच्छा फैसला होगा अगर उन्हें टीम में लिया जाता है, और वो टीम के लिए बड़े फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर मिस्ट्री बॉलिंग। ठीक है, और जो बहुत सारे लोगों को ये बात इल्म में भी होगी और शायद कुछ के इल्म में ना भी होगा, खुद जलाल भाई 1982-83 में इंडिया का टूर कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया उस बात को जब आपने इंडिया का टूर किया था। मुझे याद है एक जो फेस्टिवल एक मैच भी खेला गया, कीर्ति आज़ाद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, तो पिचेस तो जाहिर से ज़्यादा चेंज हो गई होंगी, लेकिन एक ट्रेडिशनल जो इंडिया के पिचेस होती हैं उनको देखते हुए आपको लगता है कि अबरार वहाँ पर थोड़ा डेंजरस साबित होंगे, लीथल साबित होंगे? देखिए, ओवरऑल जब वनडे क्रिकेट होती है तो ज़्यादातर बैटिंग पिचेस ही होती हैं, और इंडिया की पिचेस भी ज़्यादातर बैटिंग पिचेस ही हैं, और क्योंकि ICC का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जब उनका अपना इवेंट होता है तो वो पिचेस चाहते हैं कि बैटिंग ओरिएंटेड हों, मगर फिर भी क्योंकि एक हर जगह की अपनी क्लाइमेट है और एक इन्वायरमेंट है और वहाँ की ज़मीन अपनी है, तो उससे ओवरऑल पिच पे फ़र्क पड़ता है, मौसम से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये तो कंसिडर हम करेंगे कि वहाँ पे पिचेस में थोड़ा बहुत टर्न होगा, और जहाँ टर्न होगा वहाँ अबरार इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि वो जो मिस्ट्री बॉल उनकी होती है उसको ब्रेक होने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। मगर अब क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में जो है वो फास्ट बॉलर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे उनकी भी उतनी ज़रूरत है जितनी स्पिनर्स की। अच्छा, आपने जो लास्ट अपना वनडे मैच खेला था, हमारे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी वो अपडेट भी करते रहते हैं गाय बगाए, तो आपने जो अपना आखिरी जो वनडे मैच खेला था जयपुर में खेला, श्रीकांत को आपने आउट किया, कपिल देव को आपने आउट किया, पिंक सिटी जयपुर। तो ट्रेडिशनली जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि क्या जो बॉलिंग अंदाज, जो बॉलिंग स्टाइल है अबरार का एज़ कम्पेयर टू शादाब, और अगर उसामा मीर की बात करते हैं या नवाज़ अगर आ जाते हैं टीम में उनकी बात करते हैं, तो कौन सा स्पिनर में ज़्यादा सूट करेगा इंडियन सॉइल्स को देखते हुए? देखिए, आजकल जो ट्रेंड पूरी दुनिया में है कि अगर अच्छा लेग स्पिनर है वो उसको तो वो जो पार्ट ऑफ द टीम होता है। दूसरा ये है कि जब मिस्ट्री कोई बॉलर आ जाए, जैसे हमने हर टीम में अब देखते हैं एक आध होता है, तो दोनों की अपनी फायदियत है। और फिंगर स्पिनर्स जिसको हम कह सकते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल के हवाले से ग्रिप करने की ज़रूरत होती है। पिच अगर सपोर्ट करे, ग्रिप कर रही है, जो कि हम कहते हैं कि टर्निंग पिच है,
वहाँ ये फिंगर स्पिनर्स की भी बहुत अहमियत होती है। तो जनरली अब ट्रेंड ये है कि आपने कंटेनमेंट वाला ज़माना ख़त्म हो गया, क्रिकेट इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, बैटिंग स्किल इतनी ज़्यादा हो गई है, तो जो विकेट बाय कर सकता है बॉलर उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो वो ज़्यादातर लेग स्पिनर या मिस्ट्री बॉलर का चांस ज़्यादा होता है। तो ये बॉलर हर टीम अब चाहता है कि उनके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए। जी नाज़रीन, ये तो हमने बात की जब जलाल भाई की हैट्रिक की, तो वो बात की अपने माजी की। अब जो जलाल भाई से हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मुस्तकबिल की। तो बीच में हाल तो रह गया, और हाल के लिए ले चलते हैं आपको आज की हेडलाइन की जानिब। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज ने पहली रैंकिंग हासिल कर ली। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई की कयासाराइयों पर मोहम्मद रिजवान का पैगाम जारी। लोगों को सोशल मीडिया पर हर चीज को सच नहीं समझना चाहिए। अच्छाई की निस्बत बुराई पर यकीन करना हमेशा आसान होता है। साबिक कप्तान वसीम अकरम। मोहम्मद आमिर लीग्स खेल रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए। मुइन खान। ग्लोबल क्रिकेट कप में पाकिस्तान ने नेपाल को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। फिरोज काशिफ ने दूसरी मर्तबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। यूएफए चैंपियंस लीग का आगाज हो गया। बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी ने अपने मैचेस जीत लिए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आपने टॉप स्टोरी में देखा कि मोहम्मद रिजवान के एक ट्वीट को हमारी प्रोडक्शन टीम ने दिखाया, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये तो आपने ट्वीट देखा। अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन कबल मैं अजमान में मौजूद था कि जहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के एजाज़ में तकरीब हुई, और वहाँ पर जब बाबर आजम के लिए तालियाँ बज रही थी तो सबसे ज़्यादा जो खुशी थी और जो सबसे ज़्यादा पुरजोश थे वो मोहम्मद रिजवान थे। वहाँ मुझे आंखों देखा हाल जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो टीम में रिफ्ट की बातें हो रही हैं शायद ये बात बराए बात है या पाकिस्तान की टीम को ख़राब करने की बात है, वरना जितना इज्जत और एहतराम रिजवान की जानिब से बाबर आजम के लिए देखा गया, उससे इस बात का अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त पूरी तरह से मुत्तहिद है। और ये जितनी भी खबरें आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ कयास आराइयाँ हैं या फिर सोशल मीडिया पे फैलाई गई बातें हैं। जलाल भाई से ज़रा अस्तरनो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। जलाल भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कौमी तराना, ये जो तराना जो रिलीज़ हुआ है इसका आईसीसी के वर्ल्ड कप का तराना रिलीज़ हुआ है, ये आपने अभी देखा होगा, लगा आपको कि ऐसा कैची है या आपको लगता है कि हाइप वाइप बना देगा ये? नहीं, मेरा ख्याल है जब वो तो एक दफ़ा बहुत जब रिपीटेशन होती है तो कहीं ना कहीं उसकी हाइप बन जाती है, मगर एक फर्स्ट इम्प्रेशन में जो एक होता है ना कि ये अच्छी चीज़ है, वो इम्प्रेशन नहीं आया इसका, या वो ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो अभी तक यही सुना जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा, मगर अब ज़ाहिर है अगर वर्ल्ड कप होगा तो सैकड़ों दफ़ा रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो कानों को अच्छा लगने लगता है। मगर पहली दफ़ा सुनने में कोई ऐसी खास बात नहीं लगी जिसमें कि कोई नई चीज़ हो। बिल्कुल, और हर तराना जब भी पीएसएल का भी कोई तराना आता है तो लोग इब्तिदा में उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह जलाल भाई ने भी कहा कि सुन के शायद वो इतना ज़्यादा सुना जाता है कि शायद वो अच्छा लगने लगता है। तो शायद इस आईसीसी ने जो वर्ल्ड कप का तराना रिलीज़ किया है इसका भी शायद कुछ ऐसा ही हाल है देखने को मिले। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी बात हो रही है। अभी जलाल भाई, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 40+ एक वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की टीम को कोच भी कर रहे हैं, मिसबा उसके कप्तान है। जलाल भाई, आपकी कोई मिसबा से इस हवाले से कोई बात हुई या कुछ ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो किस शेप में जा रही है, क्या तैयारियां पाकिस्तान की टीम में है, या क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने जानली एज ए, क्योंकि अब वो नाउ ही इज़ ए एडवाइज़र, तो जो उन्होंने बातें की हैं मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हवाले से और एडवाइजेस किए हैं, तो वो यही कह रहा था यार मैं तो एडवाइस कर सकता हूँ मगर मैं कुछ उसके अलावा कर नहीं सकता हूँ। तो कुछ बातें ज़रूर उन्होंने अच्छी की जो मैंने उनसे पहली दफ़ा ही मेरे इस तरह से इंटरेक्ट हुआ इस क्रिकेट पे पाकिस्तान की जो अब रिसेंट सूरत हाल है, और आज शायद मीटिंग भी थी, उन्होंने उस पर जूम पे वो मीटिंग अटेंड भी की है। तो वो अपना जो भी व्यू है वो एक्सपीरियंस के थ्रू दे रहा है, जिसमें ख़ास तौर से उनका ये व्यू था कि हमने जब मैं था तो मैंने ऐसे बॉलर बना दिए थे जो आगे वर्ल्ड कप के लिए उनको अगर प्लान से किया जाता तो वो हमें आज मुश्किलात नहीं हो रही होती। तो प्लानिंग की उन्होंने ज़्यादा बात की, और वो चाहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म पे चीज़ें सही की जाएं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सब अपने अपने एरिया में काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर वो थोड़ा मुझे मजबूर नज़र आए, या बेबस कह लें कि कह रहे हैं यार मैं तो बता सकता हूँ, अमल तो फिर बोर्ड नहीं करना है। राइट है, बिल्कुल अमल से बोर्ड नहीं करना है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि सरफराज की वजह से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, कोचेज़ के कोचेज़ और पाकिस्तानी हाईली टैलेंटेड एंड हाईली क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन साहब क्या सरफराज को पाकिस्तान की टीम में ज़रूरी समझते हैं। साथ साथ जो है वो सऊद शकील की भी काफ़ी बात हो रही है, सऊद शकील का भी
पूछेंगे जलाल भाई से। और सबसे बढ़कर जो स्पेशली जलाल भाई का आज हमने यहाँ पे बदू किया है वो इनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको लेकर आए और एक नई और यूनिक चीज़ लेकर आए कराची के नौजवानों के लिए, और उसके हवाले से ट्रायल का भी जल्दी वो इनेकाद किया जा रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इन सब मुद्दों पर गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जलाल भाई जो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए यूएसए से, और इससे पहले भी इन्होंने इंग्लैंड में भी एक प्रोग्राम दिया था, और अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इन्होंने क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया। जलाल भाई क्या तफसीलात हैं इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हमारा रॉ टैलेंट है, जो 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया की जो टीमें बाकी हैं उनसे कम नहीं है। सिर्फ जहाँ पे मसला है वो ये है कि हम उन्हें चैनलाइज करके उनकी डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रक्चर और थ्रू कोचिंग कर नहीं पाते। तो मैं अमेरिका में था और जिस तरह की अब क्रिकेट खेली जा रही है, हमने देखा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, तो वहाँ पे एक NGO है जिसे हेल्पिंग हैंड, वो फंड रेजिंग तो अमेरिका में करते हैं, मगर उनके प्रोजेक्ट पाकिस्तान में होते हैं, खासतौर से वो डिज़ास्टर वगैरह पे करते हैं, मगर साथ स्किल डेवलपमेंट भी एक उनका प्रोजेक्ट है जिस पे करते हैं। तो मैंने उन्हें ये आइडिया दिया कि आप लोगों को स्किल सिखाते हैं, लाइक IT से रिलेटेड या इलेक्ट्रिशियन, ये तो मैंने क्रिकेट की बहुत बड़ी स्किल्स है, और वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी जिससे उन्होंने एग्री किया। तो अब वो प्रोग्राम ये है कि यहाँ एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च कर रहा हूँ कराची में अंडर 15 बच्चों की डेवलपमेंट का। उन्हें हम एक ऐसा प्लेयर बना देंगे जो कि आजकल आपको पता है कि न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट का नाम चल रहा है, और उस लेवल पे उनको सिखाएंगे। और ये आइडियल एज होती है कि आप अंडर 15 बच्चों को लें और वो भी लॉन्ग टर्म पे लें, तो उनको आप स्लोली हर चीज़ को बेहतर करके एक क्वालिटी प्लेयर बनाएंगे। ये हमारा एम है, उसमें हमें सपोर्ट मिल रही है हेल्पिंग हैंड की। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा नाम कि ह्यूस्टन और कराची सिस्टर सिटी है, और वहाँ पे जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि हम भी सपोर्ट करेंगे। तो इसको मैं मज़ीद एक्सपेंड करूँगा या कुछ और लोगों के साथ जाके, जैसे PCB है या KCC में ऑलरेडी उन्होंने हमें अश्योरेंस दे दी है कि वो अपनी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को पूरी कराची में मुख्तलिफ पॉइंट से मुख्तलिफ वक्तों में ट्रेनिंग प्रोग्राम को करूँगा, ताकि सब लोग इसको देख सकेंगे इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है जो आम तौर पे बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है वो डेवलप नहीं हो पाते। तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हाई प्रोफाइल प्रोग्राम है, और इसका जो स्ट्रेचर है वो बहुत बड़ा होगा, और जो बच्चे इसके थ्रू ट्रेन होंगे इंशाल्लाह ताला वो एक क्वालिटी प्लेयर बन के आएंगे, जिसकी हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। क्वालिटी प्लेयर मीन्स ये है जो कंसिस्टेंसी शो कर सके अपनी परफॉर्मेंस में। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और हमने ऑलरेडी जोनों को ऑन बोर्ड लेके उनसे नाम लेके उनके ट्रायल ले लिए। अब हम सेकंड स्टेज में जहाँ हम फाइनल करने जा रहे हैं ट्रायल, जिसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे, और उसके बाद इसकी लॉन्चिंग, एंड देन हम जाके इसको प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। और ये फेजेस में चलेगा। पहले 6 मंथ में हमने ज़्यादातर इनकी जो स्किल्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड फिटनेस पे बहुत काम होगा, और साथ साथ थोड़ा करैक्टर भी बिल्डिंग पे भी काम करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिल गई है, क्योंकि इसमें कोई काम जल्दी का नहीं है, तो हमें हर अपनी वो चीज़ जो हमने सीखी है हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे वेरी ग्रेट प्रोग्राम, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा होगा। और इसकी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे कि क्या इसकी क्या फीस चार्ज करेंगे, या जिस तरह नॉर्मली अकेडमीज़ में फ़ीस चार्ज की जाती है? ये काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, और इसमें अच्छा खासे पैसे खर्च होंगे, मगर बच्चों के लिए फ्री है। जैसे मैंने कहा कि हेल्पिंग हैंड सपोर्ट करेगा ऑलरेडी, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो उनको कोई फीस फ्री नहीं, बल्कि उन पे इन्वेस्टमेंट होगा अच्छा खासा। मैंने बताया ना, ये प्रोग्राम में जो भी हम उनको सिखाएंगे उन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनकी बाद में आगे चल के बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग है, मुल्क से बाहर भी लेके जाएंगे, मगर पहले फेज़ में हम उनकी बेसिक चीज़ें सही करेंगे। तो बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, और पेरेंट्स को भी हमने जब शुरू में अभी ट्रायल लिए हैं फेज़ में, तो उनको भी एक्सप्लेन किया, और उनसे भी हमने सपोर्ट मांगी। सपोर्ट इन सेंस, क्योंकि वो जब अपने बच्चों को लाना ले जाने वाला जो अभी इशू है शुरू में, वो उनको जब हम ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो वो एक हमें कमिट करेंगे, हम इनको मैक्सिमम टाइम पे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेजेंगे। तो वो सबकी इसमें हेल्प चाहिए। इसमें बच्चों की स्कूलिंग वगैरह भी है कि क्योंकि बच्चे ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, बच्चे घर पे ही रहेंगे, और हफ्ते में कोई रोज़ाना नहीं है, हफ्ते में 2 या 3 सेशन के करेंगे, 3 घंटे के। हमारे पास टाइम बहुत है, तो हमने उसको उसी तरह यूटिलाइज किया, और इंशाल्लाह। अच्छा जलाल भाई, आप खुद चूँकि काफिर साहब ने पाकिस्तान में भी गुजारा है, जब भी इस किस्म का कोई इनिशिएटिव होता है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, तो जो कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं कि जो थोड़े स्टेक होल्डर होते हैं
जो थोड़ा कोरिलेट करते हैं और उनके मफादात जिनसे टकराते हैं, तो कुछ जो रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म हो, फेवरेटिज्म या और इस किस्म के जो दीगर मसाइल है वो सामने आते हैं। तो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो कराची है, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि उससे शायद ये थोड़ा सा टकराव इसका इसलिए होगा क्योंकि वो खुद भी अंडर 16 टूर्नामेंट करा रहे होते हैं। तो आपकी इस हवाले से उनसे कोई बात हुई है कि आप दोनों एक पेज पर हैं? देखिए बिल्कुल 100% एक पेज पे, क्योंकि कोई उनसे टकराव नहीं हो रहा। वो अपने इवेंट जो करते हैं वो ज़्यादातर टूर्नामेंट्स करते हैं 13 के 16 के, उसका जो फॉलो अप है ना वो डेवलपमेंट होता है। तो वो डेवलपमेंट तो उस तरह नहीं करते, और ये तो एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसको मजीद बढ़ाएंगे और डिफरेंट लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने कराची क्रिकेट एसोसिएशन को लिया। नदीम उमर साहब आजकल प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैंने मीटिंग की है और वो फुली एग्रीड हैं सपोर्ट करने को। और उससे पहले मैंने जोनों से नाम लिए ताकि उनको हम ऑन बोर्ड रखें और उनके बच्चों को हमने ट्रायल लिए। तो इसमें किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मगर हाँ कुछ एकेडमीज़ जो पर्सनली चला रहे होते हैं उनको थोड़ा बहुत तकलीफ होती है कि नए नए प्रोग्राम ले आते हैं। तो हम तो पॉजिटिव है, हम तो एक फ्री कराची के बच्चों को, आप ये देखें ना, अगर मैं डेवलप करूंगा तो ये बच्चे या तो डिस्ट्रिक्ट से खेलेंगे, रीजन से खेलेंगे, आगे पाकिस्तान खेलेंगे। मैं इनका कोई टीम थोड़ी बना रहा हूँ। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है कि मुझे ब्रेक पे जाना है कि जब इस किस्म के अंडर एज प्रोग्राम होते हैं तो बच्चों की जो उम्रें हैं उसके हवाले से स्क्रूटनी का एक बड़ा जो थोड़ी सी कभी कभी हम लीनियंट हो जाते हैं कि बड़ी उम्र के बच्चे में अंडर एज खेलते हुए नजर आते हैं। इस हवाले से आप क्या स्टेप्स लेंगे? देखिए इसमें मैं तो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है उस पर रिलाई करता हूँ हमेशा से। वो एक सिंपल तरीका है, हमने बेफॉर्म बेस पे उनकी एज को वेरीफाई किया। हो सकता है किसी 1 साल कम ज़्यादा हो सकती है, उससे हमारे प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं तो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को लूँगा जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, बेफॉर्म है ये, और उसकी बेस पे हम उनकी सिलेक्शन कर रहे हैं एज की। और मैं बिलीव भी यही करता हूँ। हाँ इसमें होता रहा ऐसे, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एज वेरिफिकेशन भी अच्छी होती जा रही है। मगर रिस्क टेस्ट और ये टेस्ट इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें कुछ 6 महीने बड़ा भी अगर ऑन पेपर हो गया, यानी कि ऑन पेपर सही है मगर वैसे बड़ा है, तो उससे कोई इस प्रोग्राम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक डॉक्यूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो है बेफॉर्म, उसकी बेस पे हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इससे बहुत अच्छे प्लेयर निकलेंगे। और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, जो पाकिस्तान में कर रहे हैं और बाहर जैसे हेल्पिंग हैंड वगैरह हैं, उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया और वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम पहली दफ़ा होंगे पाकिस्तान में, इससे पहले कभी इस तरह के। और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसको दूसरे शहरों में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग हैंड तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मॉडल चल जाता है तो हम इसको दूसरे शहरों में भी या दूसरे प्रोविंस में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं जलाल भाई जैसी शख्सियत की मौजूदगी में अंडर एज का कोई मसला नहीं होगा, कोई ओवर एज होगा तो कोई मसला नहीं होगा। वरना पाकिस्तानी क्रिकेट में एक ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं। अभी जलाल भाई जब गुफ्तगू कर रहे थे मुझे याद आया कि अंडर 19 का एक प्लेयर था, वो अपनी पूरी अंडर 19 की टीम को लेकर अपनी वालदा की खबर पे ले गया, और जब वालदा के कदबा पड़ा गया तो उसने जो एज लिखवाई थी उससे पहले उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। इस वक्त भी PSL का एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार है कि जो खेल रहा है और बड़ी उसकी लाइमलाइट में उसका नाम है, वो भी अपने जो ग्रैंडफादर है अपना फादर बना के बेफॉर्म पे उसको सारी क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ बेफॉर्म पे होता है, लेकिन हमें जो उम्मीद है कि जलाल भाई जब इन जैसी शख्सियत जब मौजूद होगी तो इस किस्म के मसाइल सामने नहीं आएंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मुमकिन स्क्वाड को जलाल भाई से, और अवाम की भी एक अपनी राय होती है और उसको भी अहमियत देनी चाहिए। अवाम की वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से क्या राय, पहले वो सुनते हैं और फिर जलाल भाई से मजीद डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड में हुसाम अमीर होना चाहिए, वो रेगुलर बॉलर है और शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, तो स्पिन बॉलिंग उससे अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई एक अच्छा स्पिनर को खिलाए, मेरे दिमाग से तो ये कि माद वसीम को ले आए हुसाम अमीर की जगह। और बैट्समैन अब पाकिस्तान की टीम में सब ठीक है, लेकिन एक स्पिनर की ज़रूरत है कि कुछ स्पिनर्स हैं, अब बहुत सारे, इसके अलावा मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर है और लेग आर्म स्पिनर है। इस तरह के स्पिनर्स को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया की जो पिचेस हैं वहाँ पे जो स्पिनर्स बॉलर होते हैं उनका जो पिच होता है गेंद का वो बड़ा ही अच्छा होता है। ज़्यादातर जो है स्पिनर्स को खिलाएं, और दूसरा ये कि बैट्समैन जो है बैटिंग लाइन वो चेंज करे, अपनी नए लड़कों को चांस दें, तो आई थिंक सो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमको वर्ल्ड कप ला के देगा। नसीम शाह को इंजरी होगी, अनफिट हो गया, उसकी जगह अगर मोहम्मद आमिर आ जाए उसको रिप्लेस करके ला दें, तो बाकी जो टीम बैटिंग लाइन भी मुझे लगा काफ़ी अच्छा।
जी नाज़रीन, ये तो अवाम की राय थी, लेकिन बूम बूम शाहिद आफरीदी ने भी अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड तरतीब दिया। क्या है वर्ल्ड कप का स्क्वाड, जरा स्क्रीन पे वो भी चलाते हैं और फिर जलाल भाई से उसके बाद डिस्कस करते हैं कि वो शाहिद आफरीदी का जो स्क्वाड है वो किस हद तक बैलेंस है। ये आपके सामने स्क्रीन पे उनका स्क्वाड है, जिसमें बाबर आजम, शादाब, फ़खर, इमाम, सलमान आगा, रिजवान, सऊद, शकील, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम का इंक्लूजन उन्होंने किया। हारिस रऊफ, उसामा, मीर, शाहीन शाह आफरीदी, जमान खान, अरशद इकबाल और हसन अली, ये उनका स्क्वाड है कि जो उन्होंने तरतीब। इसमें फ़हीम अशरफ नज़र नहीं आ रहे, नवाज़ भी इसमें जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं जलाल भाई से। जलाल भाई, ये सबके स्क्वाड आपने देखे, शाहिद आफरीदी का भी देखा, लोगों की राय भी सुनी, सरफराज के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है कि सरफराज को क्या होना चाहिए? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर रिजवान खेल रहे हैं तो वो कीपिंग करेंगे, सरफराज की फील्डिंग की एबिलिटी पे लोगों को थोड़े शकूक हैं। देखिए सरफराज जब 2 विकेट कीपर आप पहले भी अभी लेके गए एशिया कप में, उस वक्त भी जो विकेट कीपर सरफराज जो कभी टेस्ट मैच में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, तो उनका उसमें होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कि एक प्लेयर जब टेस्ट में परफॉर्म कर सकता है तो वो हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकता है। थोड़ी सी अडॉप्टेशन की बात होती है। जहाँ तक रहा कोई फिटनेस की बात, तो फिटनेस तो आपकी एक स्टैंडर्ड सेट है पाकिस्तान टीम में, उसको अगर वो मीट कर रहा है तो फिर फिटनेस का तो कोई इशू नहीं रहा। अब रहा फील्डिंग की बात, तो मैं समझता हूँ कि अगर जो सरफराज है, अगर वो फर्स्ट चॉइस नहीं है एज ए विकेट कीपर और हमें जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं। उनकी बहुत सी ऐसी जगह लोग कहते हैं फील्डिंग में लोगों का कहना है, तो हमारे और भी बहुत से प्लेयरों की अच्छी नहीं होती। ये तो एक एक्सक्यूज दे के अगर किसी को ना खिलाना हो तो हमेशा फील्डिंग का चार्ज लगता है। हमने बहुत से प्लेयर देखे और मैं खुद भी एक वीक फील्डर हुआ करता था। जब किसी को तो सभी वीक होते जब निकालना हो तो ये बहाना बना दिया जाता है, और जब खिलाना हो तो 10 उस पर बहुत आसान है। देखिए एक बात बताऊं, क्रिकेट में 2 प्लेयरों में से अगर आप जिसको कहें मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, मगर ओवरऑल आपको देखना होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वहां पे जाके क्या ये प्लेयर सस्टेनेबिलिटी है इसमें, वो प्रेशर बियर कर सकता है। जरा महदूद है, थोड़ा T10 खेलेंगे आपके साथ। ये सऊद शकील के हवाले से भी बात हो रही है और आप तो वो कोच हैं कि जो 12-12 साल की उम्र में आपने प्लेयर को आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे हम साइम अयूब की बात करते हैं, जब आप इंडिया टीम लेके गए तो वहाँ आपने साइम अयूब के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको नर्चर भी किया और साइम अयूब माशाल्लाह बड़ा एक स्टार बनता नजर आ रहा है, दुनिया भर की लीग खेला। तो सऊद शकील के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि आपको उसमें वो टैलेंट नजर आ रहा है, वो फ्लेयर नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान को इस्तेकाम दे सकें? ज़रूर, बिल्कुल, क्योंकि मेरी तो ओपिनियन ये है ना, जो टेस्ट में अच्छा कर सकता है वो हर फॉर्मेट में कर सकता है। और सऊद शकील एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, वो जब चाहें आपको जिस स्टेज पे चाहें वो बैटिंग करके दे सकते हैं, साथ साथ वो बॉलिंग भी करते हैं। अगर आप उनको सही से यूटिलाइज़ करें तो उनकी बॉलिंग को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो एक ऐसा बैट्समैन बीच में जहाँ वो एक सॉलिड किस्म की बैटिंग एबिलिटी के साथ जिसमें टेक्निक भी शामिल है, तो ऐसे प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रेशर बेयर भी अच्छा करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त उनका टीम में होने से टीम की मजीद मिडिल ऑर्डर में बहुत इस्तेकाम आ जाएगा। और हमें पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ के और खामखाई टैग लगाने के, ये टेस्ट का है और ये 20 का है, ऐसी नहीं है। अगर आप टैग ज़बरदस्ती लगाएं तो उसको जस्टिफाई भी करना होता है कि अगर एक प्लेयर 20 का है तो क्यों है। अच्छा जलाल भाई, शादाब में क्या आपकी जो जहादीदा निगाह है वो क्या कमी देख रही है? शादाब से क्यों परफॉर्म नहीं हो रहा? जहाँ तक बॉलिंग की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में जो लेग स्पिनर होते हैं वो हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि वो एक ज़रूरी हिस्सा है और वो हमेशा एक अच्छे बॉलर रहे हैं। अगर किसी वक्त बैड फॉर्म आती है तो 2-3 चीज़ें उसमें होती हैं, या तो उनके फिटनेस रीज़न हो सकता है या कम मैच प्रैक्टिस हो सकती है, यानी उन्होंने कम बॉलिंग की भी होगी। तो ये इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है, ये आप आसानी से इसको रिकवर कर सकते हैं। हमने एक दफ़ा उन्हें मान लिया कि वो एक अच्छे बॉलर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो किसी वजह से अगर किसी वक्त कोई बॉलिंग का उनका मसला आ रहा है तो उसको बहुत आसानी से वहाँ कोचेज मौजूद हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। तो वो एक पहली चीज़ होती है कि आपने उनको माना है वो अच्छे बॉलर है। हम बहुत सैकड़ों दफ़ा ये कह चुके हैं बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो अगर कोई इस वक्त उनकी फॉर्म में कमी बेची तो उसको दूर किया जा सकता है, मगर एकदम इग्नोर करना किसी को, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, या तो हम बहुत अच्छी तारीफ करते हैं या हम निकाल लेते हैं। तो बीच वाला फेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, जब एक प्लेयर फॉर्म में नहीं होता तो टीम मैनेजमेंट का उसका होता है कि उसे कॉन्फिडेंस है और उसको वापस फॉर्म में लाए। तो मैं समझता हूँ वो टीम में होना उनका जरूरी है। वक्त थोड़ा महदूद है, 2-3 सवाल जरा क्विकली इसका रिस्पॉन्ड कर देगा प्लीज। कि नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ सब कह रहे हैं कि जी इनकी फिटनेस जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गई है
है अब श्रीलंका में खेलने के बाद। आपको लगता है इनकी रनअप से, इनके भागने के अंदाज से, इनके दौड़ने के अंदाज से कि क्या वाकई इनकी फिटनेस में कोई मसाइल है? क्योंकि आप जिस तरह आप देखते हैं शायद हम लोग इस तरह नहीं देख पाए। देखिए, फिटनेस एक अलग चीज़ है, इंजरी एक अलग चीज़ है। अगर किसी को इंजरी है तो फिर तो उसका ज़ाहिर है कि इलाज होना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। अब अगर फिटनेस के जो स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं कर रहा है तो वो तो आपको टेस्ट से पता चल जाता है। तो अब मुझे नहीं पता आप फिटनेस कौन सी बात करेंगे, वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर नसीम शाह नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी की भी पेस कम हो गई तो आमिर को वापस लेकर आ जाएं। आपको लगता है आमिर एक अर्से से नहीं खेले? देखिए, अब हमें मूव फॉरवर्ड ही जब कर रही है हमारे पास बॉलर, तो देखिए पहले मैंने बात की सऊद शकील के लिए कि हमने मान लिया या शादाब के लिए कि ये अच्छे बॉलर हैं या अच्छे बैट्समैन हैं, तो अब हमें किसी वजह से अगर किसी वक्त वो फेल हो रहा है तो उसका रीज़न हमें ढूंढना है और उनको बेहतर करना है। तो इसी तरह नसीम शाह कि अभी आप एक मैच पहले कह रहे थे इनसे अच्छा कोई बॉलर नहीं सर, अगर फिट नहीं हो पाते हैं, जैसा आपने इंजरीज और फिटनेस में फर्क है, अगर इंजरी उनको है तो फिर रिप्लेसमेंट में क्या आमिर होना चाहिए, फिर बीर हमजा है, आकिफ जावेद है, या और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर? आपके पास 6-7 का ग्रुप है, अब आगे बढ़ा है। अब आमिर ऑलरेडी रिजेक्टेड, तो मैं समझूं जलालुद्दीन की निगाह में आमिर की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है। अब इस स्टेज पे तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ना चाहिए और हमें जो अपने जो ग्रुप पूल में जो मजीद बॉलर हैं आपको राय करना होगा। ये सेटबैक होगा हमारे लिए, क्योंकि इतने बड़े इवेंट से पहले अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे और हमारे हमेशा लास्ट वक्त पे आप चाहे 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, 2015 का देख लें, एक दो ज़बरदस्ती की चेंजेस होती है। ज़बरदस्ती की तो नहीं कहूँगा, मगर एक वो चेंज हो जाती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो इस दफ़ा भी ट्रेंड तो यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और सुनने में यही आ रहा है कि अबरार जो है उसी तरह से एंट्री देंगे, इस तरह सोहेल खान ने 2015 के वर्ल्ड कप में एंट्री दी थी, क्योंकि सभी अबरार के हवाले से अब बात करते नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ मौजूद थे आज के इस तारीख़ी दिन, और आपका ये तारीख़ी दिन हमने GTV और जी स्पोर्ट्स पर यादगार बनाया की सूरत में। आज तक के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।